हेलो स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है? ऑडियो वीडियो क्लियर? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। भैया क्वेश्चन डिस्कशन में बहुत लोग नहीं पार्टिसिपेट किए थे, सिर्फ 12-13 लोग पार्टिसिपेट किए थे। ये गलत है। इसका मतलब बाकी ने क्वेश्चंस नहीं सॉल्व किए थे। क्या ये सही बोल रहा हूं मैं? नहीं सॉल्व हुए थे बाकी लोगों से? प्रिपेयर्ड नहीं थे लोग, बाकी लोग? फिर ज्यादा क्वेश्चन नहीं किए थे। नहीं तो फिर आपको याद है ना कि एक एक्स्ट्रा वीक मिल गया था आपको बिकॉज ऑफ आरईटी एग्जाम और ये वगैरह। यस सर। तो दोज पे तो रहना पड़ेगा ना। आप देख रहे होंगे कुछ लोगों का नाम ऐड हो रहा होगा, आरईटी बैच बन चुका है, ग्रुप में बच्चे ऐड हो रहे हैं। अब उसके लिए अगर आप प्रॉम्प्ट नहीं रहोगे अपने क्वेश्चंस को लेकर तो उस बैच में कैसे आओगे? अगर मान लो किसी कारण से कोई बच्चा नहीं सिलेक्ट हो पाया है, कोई एग्जाम में नहीं परफॉर्म कर पाया है और उसकी अगर डे टू डे परफॉर्मेंस अच्छी हो रही है तो उसको इंक्लूड कर लेंगे हम लोग। अगर लग रहा है कि उसको जितनी असाइनमेंट दे रहे हैं, होमवर्क दे रहे हैं, मॉड्यूल के क्वेश्चन सारे सॉल्व कर रहा है तो उसको इंक्लूड कर लिया जाएगा। बच्चे प्लीज बी ऑन टोज। आपका अब 1 साल सिर्फ बचा है। जितना आप बताओ, जितना पढ़ाया गया है अगर उसको हम कंसोलिडेट नहीं कर पा रहे हैं तो जब पूरी सिलेबस होगी तो कैसे कंसोलिडेट कर पाएंगे? आर गेटिंग माय पॉइंट? अरे भैया, जब एग्जाम होगा जेई और मेंस का, जब या नीट का एग्जाम होगा तो आपके पास 100 चैप्टर्स होंगे और मेडिकल के पास इससे भी ज्यादा चैप्टर्स होंगे। तो उस समय कैसे कंसोलिडेट कर पाओगे? अगर हम 10-15 चैप्टर्स को नहीं कंसोलिडेट कर पा रहे हैं तो इसका मतलब हम कहीं ना कहीं लैक कर रहे हैं और कहीं ना कहीं हम डे टू डे एक्टिविटीज में इंक्लूड हो गए हैं, ज्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं ज्यादा। मान लो कि अगर आपने रिवर्सिबल प्रोसेस करना स्टार्ट किया, ध्यान से देखना जरा सा, थोड़ा सा ज्यादा टर्म्स इन्वॉल्व होगा, दिमाग में ध्यान देना। रिवर्सिबल प्रोसेस है, थर्मोडायनेमिक्स में हर पॉइंट को ऑब्जर्व करो। नहीं आ रहा है फट से पूछो। अगर मैं कंप्रेशन की बात करें तो छोटे छोटे स्टेप्स में करने हैं या एक बड़ा स्टेप में करना है इसको, या छोटे छोटे करने हैं? तो अगर मान लो कि बाहर अंदर का प्रेशर, अभी ये पिस्टन रुका हुआ है मासलेस है, तो अंदर का प्रेशर पी इंटरनल हमने मान लो 1 atm कर दिया और बाहर का प्रेशर हमने मान लिया कि दिस इज द प्रेशर इक्वल्स टू 1.0001 atm प्रेशर, राइट? तो कंप्रेशन होगा कि नहीं होगा? अरे कंप्रेशन होगा कि नहीं होगा? फटाफट होगा। यस सर। बहुत छोटा सा एक कंप्रेशन होगा, बहुत छोटा सा एक कंप्रेशन होगा और अब गैस का प्रेशर, अंदर का प्रेशर हो गया होगा 1.0001 atm, हाँ या ना? यस सर। तो अब मैं इसका ग्राफ प्लॉट करना स्टार्ट करता हूं। जस्ट होल्ड ऑन। लिखना नहीं, लिख लिए थे क्या? तो काट देना उसको। मैं आपको कंपैरिजन के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा कि अगर मैं 2 सिचुएशन लेके चलता हूं, पहले इरिवर्सिबल लेके चलता हूं फिर रिवर्सिबल लेके चलूंगा तो समझ में आएगा ज्यादा। इरिवर्सिबल प्रोसेस और यहां पर हम लोग लेके चल रहे हैं, लेट सपोज दिस इज कॉम्प्रेशन। ध्यान देना, इस पर क्वेश्चंस बहुत होते हैं। हमने एक सिस्टम ले लिया और अंदर का प्रेशर 1 atm है, फिलहाल रुका हुआ है ये, और बाहर का पी एक्सटर्नल प्रेशर हमने 10 atm कर दिया। तो क्या बोलोगे आप कि सीधा सीधा ये न्यू सिचुएशन पे आ गया होगा। गैस का प्रेशर अब पी इंटरनल अब 10 atm हो गया होगा, हाँ या ना? यस सर। होगा पी इंटरनल अब 10 हो गया होगा ना। पहले पी इंटरनल 1 atm था, लेकिन जहां बाहर का प्रेशर 10 atm कर दिया तो सीधा कंप्रेस हुआ होगा तब तक जब तक कि अंदर का प्रेशर 10 atm ना हो जाए। यस सर। किसी को दिक्कत है फट से बोल लो। अब इस पर अगर मैं ग्राफ प्लॉट करता हूं, पीवी ग्राफ प्लॉट करता हूं आइडियल गैस इक्वेशन के लिए, पीवी ग्राफ कैसा होता है? दिस इज आइसोथर्मल इरिवर्सिबल प्रोसेस में जा रहा हूं, टेम्परेचर मेंटेन कर रहा हूं। तो P और V का ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो जाएगा। अब बताओ वर्क, मान लो ये V1 वॉल्यूम था, अब ये V2 वॉल्यूम हो गया। वर्क फ्रॉम V1 टू V2 अगर निकालना चाहोगे तो क्या लिखोगे? कैसे इक्वेशन में लिखोगे? क्या लिखोगे इक्वेशन वाइज? क्या लिखोगे? माइनस T एक्सटर्नल इंटू चेंज इन वॉल्यूम, हाँ या ना? यस सर।
और मैग्नीट्यूड लिखना हो सिर्फ, तो हम P एक्सटर्नल इनटू चेंज इन वॉल्यूम मतलब V2 माइनस V1 कर लें। हाँ यस सर। सिर्फ मैग्नीट्यूड को देख रहे हैं हम लोग। नेगेटिव तो इसलिए ले रहे हैं ना क्योंकि नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा वर्क ये? पॉजिटिव आएगा लास्ट में, सराउंडिंग काम पॉजिटिव। कर रहा है, सराउंडिंग काम कर रहा है, कंप्रेशन वर्क इज पॉजिटिव, यस सर। तो ये पॉजिटिव वर्क है। सो इसमें आप बताओ ग्राफ की एरिया में, अब ध्यान देना इसमें जरा सा कि अगर हम लोग कंप्रेशन की तरफ गए हैं, मतलब ऐसे गए हैं, इनिशियली हम लोग थे किस वॉल्यूम पर? V1 इसमें ध्यान देना, इनिशियली हम V1 वॉल्यूम में थे और जब गैस का प्रेशर P इंटरनल था, अब कंप्रेस किया गया, वॉल्यूम घटाया जा रहा है, हम इधर जा रहे हैं, घटाया जा रहा है और प्रेशर बढ़ाया जा रहा है और फाइनली हम आकर रुक गए जब गैस की वॉल्यूम V2 थी और गैस का प्रेशर P एक्सटर्नल के बराबर था। हाँ या ना? ये सिचुएशन को देखो। यस सर। हाँ यस सर। अब बताओ अगर वर्क मैग्नीट्यूड निकालना हो हमें तो क्या करेंगे? ये P एक्सटर्नल को हम मल्टीप्लाई करेंगे इस डिफरेंस से, V2 माइनस V1 से। हाँ या ना? हाँ P एक्सटर्नल इनटू, यस सर। ये P एक्सटर्नल इनटू चेंज इन वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करेंगे, ये साइड और इस साइड को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा एरिया का मैग्नीट्यूड वर्क की मैग्नीट्यूड शो करेगा। हाँ या ना? यस सर। ये पूरा एरिया वर्क मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने वाला है। बंधुओं बता दीजिए, समझे? जिसको समझ में नहीं आया फटाफट बोल दीजिए। हमने वर्क इज P एक्सटर्नल का मैग्नीट्यूड और चेंज इन वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करनी है, तो ये वाला पार्ट दिस इज V1 एंड दिस इज V2, डिफरेंस लोगे तो ये वाला पार्ट आएगा V2 माइनस V1। बोलो बंधु हाँ या ना? ये पार्ट आएगा कि नहीं आएगा? ये आएगा। और ये मैग्नीट्यूड P एक्सटर्नल वाली है, तो अगर इस वैल्यू को इस डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पूरा एरिया का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो वर्क की मैग्नीट्यूड होगी। यस सर। यस सर। होंगी। अरे प्रेशर को तुम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में रख लो और वॉल्यूम को मीटर क्यूब में रख लो तो न्यूटन मीटर आ जाएगा, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो उसका यूनिट न्यूटन मीटर ही आएगा ना एरिया का। यस सर। तो न्यूटन मीटर इज नथिंग बट जूल, तो ये पूरा एरिया वर्क की मैग्नीट्यूड को शो करेगा। फाइन। सिचुएशन 2, अब आपके पास यहां पर पिस्टन रुका हुआ था जब P इंटरनल 1 ATM है और बाहर का प्रेशर इस बार हमने क्या किया, पहले 6 ATM कर दिया। तो बताओ गैस इन बिटवीन रुकेगा जब गैस का प्रेशर 6 ATM हो जाएगा। हाँ या ना? यस सर। यस। अब फिर क्या किया मैंने, यहां पर फिर मैंने बाहर का प्रेशर 10 ATM कर दिया, तो अब गैस पिस्टन को फर्दर कंप्रेस करेगा जब तक कि गैस का प्रेशर 10 ATM ना हो जाए। हाँ या ना? यस सर। होगा। तो आप बताओ ये V1 वॉल्यूम है, ये V1 वॉल्यूम है, ये V1 डैश रख लेता हूं और ये V2 रख लेता हूं, सेम वॉल्यूम रख ले रहा हूं V2। सो वर्क V1 से V1 डैश के लिए कैसे इक्वेशन लिखोगे? V1 से V1 डैश के लिए यहां तक के लिए P एक्सटर्नल 6 इंटू चेंज वॉल्यूम। हाँ चेंज इन वॉल्यूम यस सर। रखेंगे तो P एक्सटर्नल इंटू चेंज इन वॉल्यूम दैट इज V1 डैश माइनस V1। आया ना? यस सर। मैग्नीट्यूड के लिए मैग्नीट्यूड, एंड लेट्स सपोज दिस इज अ P एक्सटर्नल डैश, 10 ATM जो है वो P एक्सटर्नल डैश है। नाउ वर्क V1 डैश टू V2 के लिए क्या लिखोगे? 10 into change in volume. P डैश एक्सटर्नल P एक्सटर्नल डैश इंटू V2 माइनस V1 डैश। कोई दिक्कत? नो सर। No नहीं। sir. अब यहाँ पर तो ध्यान देना बच्चे इस पर। अब यहाँ पर फिर ग्राफ प्लॉट करते हैं गैस के लिए। आइसोथर्मल है, आइसोथर्मल में P एंड D इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आइडियल गैस के लिए, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो गया। ये जो ग्राफ है ये गैस का प्रेशर वॉल्यूम है ना कि बाहर का प्रेशर वॉल्यूम है? सर ग्राफ किसके लिए ड्रॉ कर रहे हो? गैस के लिए ड्रॉ कर रहे हो, आइडियल गैस के लिए। तो पहले आप थे V1 पर, एक जगह और रुके हो जहां वॉल्यूम V1 डैश हुआ था
और फाइनली आप रुके हो जब गैस की वॉल्यूम V2 हो चुकी है। जब वॉल्यूम गैस का V1 था उस समय प्रेशर P इंटरनल था, ये वाला था 1 atm जब V1 वॉल्यूम थी। जब V1 डैश पे पहुंचे हो तो उस समय गैस का प्रेशर P एक्सटर्नल डैश था, और जब V2 पर पहुंच गए हो तो उस समय गैस का प्रेशर P एक्सटर्नल डैश के बराबर था। हाँ या ना? यस सर। किसी को दिक्कत? मैंने इसी चीज को यहाँ प्रेजेंट कर दिया। जब V1 वॉल्यूम था तो प्रेशर P इंटरनल था, जब वॉल्यूम V1 डैश था तो प्रेशर कितना हो गया था? P एक्सटर्नल के बराबर। हाँ यस सर। और जब वॉल्यूम V2 हो गया तो P एक्सटर्नल डैश के बराबर अंदर का प्रेशर था। तो सर सेकंड वाला पी एक्सटर्नल होगा ना ये वाला सर? V1 डैश वाला सर ग्राफ में सर ग्राफ में क्या होगा? ये वाला सर पी P एक्सटर्नल। ओह सॉरी 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 सॉरी, हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ अब ठीक है। हाँ यस सर। नहीं अभी नहीं ठीक है, ये हटाता हूं, ये डैश करूंगा ना, ये डैश करूंगा, ठीक है अब ठीक है। हाँ यस सर। अब ठीक है। अब एरिया निकालते हैं, ये एरिया निकालते हैं, ये वाला एरिया निकालते हैं। P एक्सटर्नल हो गया मतलब ये वाला वैल्यू होगा ना, यस सर और V1 माइनस V डैश मतलब ये वाला वैल्यू को मल्टीप्लाई करनी है मुझे। यस सर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एरिया देगा मुझे वर्क मैग्नीट्यूड के बराबर। यस सर। फिर ये वाला शो करते हैं हम, अगर ये वाला अगर शो किया जाए तो ये कौन सा शो करने वाला है? P एक्सटर्नल डैश ये वाला वैल्यू है, यस सर यस सर V2 माइनस V1 डैश है। यस सर तो ये दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पूरा एरिया दे देगा वर्क। यस सर हाँ सर। अब बताओ, इसी को जब एक स्टेप में हम 1 atm से 10 atm लाए थे, 1 स्टेप में जब 1 atm से 10 atm प्रेशर लाए थे, वॉल्यूम V1 से V2 लाए थे, तो ये पूरा मैग्नीट्यूड था वर्क का। हाँ सर। यस सर इसी को जब हम 2 स्टेप में किए उसी फाइनल प्रेशर पर, उसी फाइनल वॉल्यूम पर, तो मुझे वर्क की मैग्नीट्यूड घटती नजर आ रही है। यस सर यस सर। Yes, डिक्रीज हो sir. गया। अब चेंज हो गया, वर्क मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा, मतलब आप कैसे वर्क कर रहे हो उस पर डिपेंड कर रहा वर्क की मैग्नीट्यूड। यस सर। यस सर मतलब वर्क पाथ इंडिपेंडेंट होगा या पाथ डिपेंडिंग होगा? डिपेंडेंट है। पार्ट डिपेंडेंट Dependent. अब अगर मान लो, अब मैं डायरेक्ट ड्रॉ कर रहा हूं, अब अगर यही चीज मान लो आपने पीवी ग्राफ ड्रॉ कर दिया और इसमें 4-5 स्टेप में कर दिया, तो आप 4-5 स्टेप पर बहुत सारे वॉल्यूम पर रुकोगे आप। यस सर। अरे समझ लो, थोड़ा सा इसका रेफरेंस लेकर ड्रॉ कर रहा हूं ना मैं। एक हाँ, बार सर। आपने Yes, इस sir. वॉल्यूम से यहाँ गए, फिर यहाँ से यहाँ गए, फिर यहाँ से यहाँ गए, फिर यहाँ से यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ गए, और अलग अलग प्रेशर अप्लाई करते गए बाहर से। यस सर। तो अब ये पूरा वर्क डन हो जाएगा। 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, 5 स्टेप, 6 स्टेप में किए होंगे कंप्रेशन। यस सर। और अगर इनफाइनाइट स्टेप्स में किए होते तो ये कोना छोटा होता जाता, हर छोटे छोटे स्टेप में रुकते होते, तो पूरा एरिया अंडर द ग्राफ वर्क शो करता। फिर देखो ये छोटा होता जा रहा है ना, ये Yes, sir. कोना, हाँ, ये yes, कोना sir. छोटा होता जा रहा है, रिड्यूस हो जाता बिल्कुल पॉइंट में। यस सर। तो अगर इसी काम को तुम अनकाउंटेबल स्टेप्स में, इनफाइनाइट स्टेप्स में किए होते, तो ये वर्क की मैग्नीट्यूड शो किया होता। तो ये रिवर्सिबल के लिए या इरिवर्सिबल के लिए है ये एरिया? रिवर्सिबल। Reversible. और हम कह सकते हैं वी आर टेंडिंग टुवर्ड्स रिवर्सिबल प्रोसेस। हाँ यस सर। लेकिन ये सब भी अभी इरिवर्सिबल ही है, इरिवर्सिबल है। तो वी आर टेंडिंग टुवर्ड्स रिवर्सिबल वन। तो आप बताओ, अगर यहां पर क्या कंक्लूजन निकल रहा है कि कंप्रेशन के केस में वर्क इरिवर्सिबल इज ग्रेटर देन वर्क रिवर्सिबल। बोलिए भाई, ऑब्जर्व कीजिए, Yes. कब सराउंडिंग को ज्यादा काम करना पड़ रहा है, कब सराउंडिंग को ज्यादा काम करना पड़ रहा है? सर irreversible केस में. इरिवर्सिबल केस में ये सराउंडिंग काम कर रहा है या सिस्टम काम कर रहा है? कॉम्प्रेशन है,
Surrounding. 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 सराउंडिंग को सेम फाइनल प्रेशर पे लाने के लिए या सेम फाइनल वॉल्यूम पे लाने के लिए अगर छोटे छोटे स्टेप में लाया होता तो इतनी वर्क करनी पड़ती, और अगर एक स्टेप में लाया होता तो ये पूरा वर्क करना पड़ता। Yes, sir. तो इन केस ऑफ कॉम्प्रेशन, अब दिमाग में बैठा लो बढ़िया से, क्योंकि क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे, एकदम मैंडेटरी है, चाहे जेई हो या नीट हो। सो कॉम्प्रेशन के केस में सराउंडिंग को कब काम ज्यादा करना पड़ता है? कब काम ज्यादा करना पड़ता है? Sir, irreversible जब जो सिंगल process है। स्टेप जब सिंगल स्टेप या कह लो इरिवर्सल प्रोसेस में सराउंडिंग को ज्यादा काम करना पड़ेगा एज कंपेयर टू रिवर्सिबल प्रोसेस। तो सेम स्टेट में लाने के लिए अगर आप सेम स्टेट पे लाना चाहते हो सिस्टम को, काउंटेबल स्टेप और अनकाउंटेबल स्टेप, इनफाइनाइट स्टेप में देयर इज अ डिफरेंस इन द वर्क डन बाय सराउंडिंग। क्लियर हूं मैं यहां तक? Yes, sir. अब इसी चीज को मैं रिवर्स करूंगा। ये सराउंडिंग के लिए था ना? आप बताओ कंप्रेशन किसके लिए होगा? सराउंडिंग। यस सर। सराउंडिंग के लिए होगा। दिख रहा है क्या ये, या नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा बहुत तो दिख रहा होगा। फाइन, क्योंकि कंपैरिजन करना है ना मुझे, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल, कंप्रेशन एक्सपेंशन दोनों कंपैरिजन करनी है मुझे। अब फिर से ज्ञान चक्षु खोल लीजिए, कान खोल लीजिए बिल्कुल। अब मैं जा रहा हूं एक्सपेंशन में। अब वापस जा रहा हूं मैं V2 से V1 वापस जाना चाह रहा हूं। अब यहां तक तो ला दिए हम कंटेनर को, अब वापस जाना चाहता हूं यहां से, अब फिर वापस इस इनिशियल स्टेट में जाना चाहता हूं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। वापस जाना चाहते हैं तो बताओ हम कहां पर थे अभी तक सिस्टम में? ये सिस्टम था, हम लोग पहुंच चुके हैं कहां पर? 10 ATM। T एक्सटर्नल मतलब 10 ATM पे पहुंच चुके हैं और वॉल्यूम V2 था, राइट? अब आप वापस आना चाहते हो 1 ATM पे, गैस का प्रेशर वापस लाना चाहते हो 1 ATM पे। तो ये बताओ अब बाहर का प्रेशर कितना रख दूं? 0 1 ATM कर दूं? तो अब बाहर का प्रेशर जो इनिशियल इंटरनल था वही बाहर का प्रेशर P इंटरनल के बराबर कर दूं? यस सर। अरे लिख रहा हूं इंटरनल, लेकिन बाहर का प्रेशर रख रहा हूं ना ये, ताकि दोनों सेम दिखे, इसलिए मैं इंटरनल ही लिख रहा हूं। क्या इंटरनल प्रेशर है ये? नो सर सर। एक्सटर्नल है। बाहर का प्रेशर है और अंदर का प्रेशर, क्योंकि दोनों का अगर देखो सेम नोटेशन यूज करना चाह रहा हूं मैं, इसलिए इसको अभी T एक्सटर्नल लिखा हूं, जबकि ये P इंटरनल ही है यस और सर। ये P एक्सटर्नल ही है। तो फिर ये एक्सपेंशन होगा और फाइनली ये फिर से आ जाएगा V1 पर और प्रेशर हो जाएगा, अंदर का प्रेशर जो हो जाएगा वो 1 ATM हो जाएगा, वापस आ जाएगा ये। हाँ या ना? यस सर। हाँ सर। बंधुओं कंफर्म करते जाइए, क्योंकि मुझे दिक्कत लगती है, बच्चों को प्रॉब्लम आती है इस केसेस में, इसलिए शर्माइएगा मत। अब सर फिर नहीं से आ रहा है। क्या चीज बताओ, कौन सा प्रॉब्लम आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है? सर, ये एक्सपेंशन वाला है। अगर तुमने फाइनल प्रेशर 10 ATM कर दिए हो, अब इसको वापस हम इस कंडीशन पे लाना चाहते हैं, तो अंदर का प्रेशर कितना लाना चाहते हो आप? 1 ATM। 1 ATM। तो 10 पर तो था ऑलरेडी, तो 1 यस। पे लाने के लिए एक्सपेंशन करोगे अगर, एक सेकंड होल्ड करना बच्चे। सुनो, ये 10 ATM में था, हम वापस इसको 1 ATM पे लाना चाहते हैं, तो बाहर का प्रेशर कितना रख देंगे इस बार? 1 ATM। 1 ATM। तो बाहर का 1 ATM करोगे और अंदर का 10 ATM था, तो ये ऊपर भागेगा जब तक कि गैस का प्रेशर फिर से 1 ATM ना हो जाए। हाँ या Yes, ना? क्लियर है ये Yes, सिचुएशन? अब
कहां से कहां जा रहे हैं? अब हम लोग एक्सपेंशन की तरफ जा रहे हैं। हम लोग कहां बैठे हुए थे? V2 पर। कहां जा रहे हैं? V1 पर वापस जा रहे हैं। किस प्रेशर पर बैठे हुए थे? P एक्सटर्नल वाले प्रेशर पर बैठे हुए थे। जो बाहर का प्रेशर था P, वहीं बैठे थे ना। और फाइनली हम लोग किस प्रेशर पर आ गए वापस? जो कि 1 ATM था, जो कि पहले P इंटरनल था। बोलो जी भैया, देख के बताइए हमको। यस सर। कोई दिक्कत है? क्वेश्चन पूछ लो। और बच्चे याद रखना, थर्मो में प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम तभी आती है जब आप क्वेश्चन नहीं पूछते हो, एल्स प्रॉब्लम नहीं आएगा। बहुत डिटेल हम थर्मोडायनेमिक्स में जाते हैं, बहुत ज्यादा डिटेल्स जाते हैं। इसके बाद आप फिजिक्स के भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, एक्सेप्ट द केस ऑफ सॉलिड और लिक्विड वाला। बाकी सब सॉल्व कर सकते हो आप, पूरी एससी बर्मा सॉल्व कर सकते हो। तो बताओ, वर्क V2 माइनस V2 टू V1 क्या लिखोगे? कैसे लिखोगे? बाहर का प्रेशर P इंटरनल है इस बार, जो पहले इंटरनल था वो इस बार बाहर का प्रेशर है, Yes, sir. इनटू चेंज इन वॉल्यूम V2 माइनस V1 माइनस V2। Yes, sir. तो इस एरिया को अगर हम पॉइंट आउट करना स्टार्ट करें तो ये वाला प्रेशर को मल्टीप्लाई करनी है इस बार, Yes, sir. इनटू चेंज इन वॉल्यूम को करनी है, राइट? Yes, sir. sir. तो ये एरिया वर्क डन है। हाँ सर। अब देखो, दोनों सिचुएशन को रिलेट करो, दोनों ग्राफ को रिलेट करो। ये कहना चाह रहा है कि अगर सिस्टम ने एक्सपेंशन होने के लिए V2 पर अगर 10 जूल ऑफ एनर्जी लगाया होगा आइसोथर्मली, तो सराउंडिंग जब इसको वापस किया होगा इनिशियल स्टेट में, तो उसको 10 से ज्यादा वर्क करना पड़ रहा है। हाँ या ना? यस सर। यस। सराउंडिंग को ये पूरा मैग्नीट्यूड करना पड़ रहा है ना, और सिस्टम सिर्फ इतना काम किया। एक्सपेंशन में सिस्टम काम किया है, तो सिस्टम सिर्फ ये मैग्नीट्यूड का काम किया है, लेकिन सराउंडिंग को उसी को वापस करने में बड़ा एनर्जी यूज करना पड़ रहा है। यस सर। Yes, sir. तो क्या वर्क आने और जाने में हमने प्रोसेस सेम रखा है? आइसोथर्मली कंप्रेशन किया, आइसोथर्मली एक्सपेंशन किया, सेम स्टेट के बीच में P1 V1 T1 से हम लोग गए हैं P2 V2 एंड T1 से, टेम्परेचर कांस्टेंट है। सो सेम P1 V1 से P2 V2 गए हैं, दोनों केस में फाइनल प्रेशर पे लाया, फिर उसको इनिशियल पे ले गया। लेकिन अब ग्राफ के एरिया में डिफरेंसेस आ गई हैं। क्यों? ये पूरा एरिया है वर्क डन बाय सराउंडिंग, ये छोटू एरिया है वर्क डन बाय सिस्टम। तो बताओ, क्या इसको रिवर्स करना आसान है? सेम प्रोसेस है। क्यों नहीं आसान है? क्योंकि सराउंडिंग को ज्यादा काम करना पड़ रहा है इस को वापस लाने में। हाँ यस सर, Yes, ज्यादा yes, करना sir. पड़ेगा। दैट इज मेकिंग द सेंस ऑफ इरिवर्सिबिलिटी। यस सर। Yes, sir. पता नहीं कितना समझ में आ रहा है, लोग तो मम शांत बैठे हुए हैं। सर इसका एरिया नहीं समझ में आया। कौन सा नहीं समझ? बताओ ना, ये एरिया। हाँ सर। चलो बताओ, यहां से यहां जाने में वर्क का क्या फॉर्मूला बताया था मैंने? माइनस वर्क का फॉर्मूला मैग्नीट्यूड सिर्फ देखें तो P एक्सटर्नल इनटू चेंज इन वॉल्यूम। हाँ या ना? हाँ सर। हाँ। तो बाहर का प्रेशर कितना है इस बार? 1 ATM है। 1 ATM सर। तो P इंटरनल वाली वैल्यू को हम मल्टीप्लाई कर देंगे चेंज इन वॉल्यूम से। हाँ सर। तो ये देखो, ये वाली वैल्यू है। आप V1 पर क्या, सॉरी, आप कहां पर बैठे हुए थे? V1 पर कितना? V1 जब वॉल्यूम हो गया तो अंदर का प्रेशर कितना हो गया होगा? सर 1 ATM। 1 ATM, मतलब जो बाहर का प्रेशर था वही है। हाँ सर। और V2 पे प्रेशर कितना था? 10 ATM। 1 ATM। तो V2 पर प्रेशर कितना था? 10 ATM, जो कि एक्सटर्नल प्रेशर, इनिशियली एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर था, राइट? हाँ सर। और आप अब बैठ गए हो P इंटरनल, जो इनिशियली इंटरनल प्रेशर था, लेकिन यहाँ के लिए वो बाहरी प्रेशर है। यस सर। तो आप P इंटरनल, ये वाला मैग्नीट्यूड हुआ बाहर वाला प्रेशर, इनटू सर। चेंज इन वॉल्यूम, इसको मल्टीप्लाई कर दिया। हाँ बोलो सर। तो हाँ ये साइड और ये साइड मल्टीप्लाई करोगे तो यही एरिया देगा ना। यस सर। तो समझ में क्या दिक्कत आ रही, बता दो। सर अब समझ में आ गया। क्लियर है? अब ऐसा करते हैं, ध्यान देना। अब इसी को मैं चेंज करता हूं। अब ये वाला सिस्टम करते हैं। आप कहां पर बैठे हो? आप V2 पर बैठे हो। अंदर का प्रेशर कितना था? P एक्सटर्नल के बराबर, जो कि 10 ATM था, राइट?
हाँ ना बोलते जाओ, स्पीकर ऑन रखो, माइक ऑन रखो, कैमरा भी ऑन रखो, अगर हो सके तो। लास्ट टाइम भी रिक्वेस्ट किया था मैंने, डोंट बी मम। अब बताओ, मैं अब इसको वापस ले जा रहा हूं तो 10 एटीएम से पहले 6 एटीएम करना चाहता हूं, तो बाहर का प्रेशर कितना लगाऊं? 6 अच्छा पी एक्सटर्नल डैश के बराबर कर दूं 6 एटीएम। Yes, Yes, sir. sir. यस सर तो ये यहाँ पर रुकेगा जब सिस्टम, तो गैस का प्रेशर उस समय पी एक्सटर्नल डैश मतलब 6 एटीएम हो गया होगा, और Yes, sir. वॉल्यूम Yes, इज V1 डैश। Yes, sir. Yes, sir. Yes, Now, sir. अब मैं 1 एटीएम लाना चाहता हूं वापस, तो फिर से बाहर का प्रेशर जो पी इंटरनल था स्टार्टिंग में, वही इस बार बाहर का प्रेशर रख दूं। ATM. Yes, sir. अब Yes, sir. वापस आ गया ये V1 पर, और अब अंदर का प्रेशर पी इंटरनल 1 एटीएम हो गया। Yes, 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 sir. sir. तो पहले तुम हमें फॉर्मूला वाइज बता दो, ये वाला वर्क और ये वाला वर्क निकालने के लिए किसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, बोलो। Sir, P external 6 ATM Sir, P वाला external dash into V1 minus V2. हाँ, yes, V1 sir. डैश माइनस V2, राइट। Yes, sir. और फिर यहां से यहां के लिए Sir, P internal P internal into V1 minus V1 dash. तो V1 वो dash एक्चुअल में इंटरनल प्रेशर है, या इस बार के लिए वो एक्सटर्नल प्रेशर ही है? इस बार external है. External. इंटरनल ही है। चलो अब ग्राफ प्लॉट कर देता हूं मैं। हम लोग एक्सपेंशन की तरफ जा रहे हैं, इस तरह से जा रहे थे। हम लोग बैठे हुए थे V2 वॉल्यूम पर जब प्रेशर ऑफ गैस था P एक्सटर्नल जो कि 10 एटीएम था। फिर एक जगह रुक गए हम लोग एक्सपेंशन के दौरान, जहां वॉल्यूम V1 डैश था और प्रेशर P एक्सटर्नल डैश हो गया था। फिर हम लोग फाइनली रुक गए V1 पर जब प्रेशर P इंटरनल के बराबर आ गया था, मतलब जो बाहर है इस बार। अब बताओ, वर्क की मैग्नीट्यूड निकाली जाए अगर आपको, पहला वाला यहां से यहां तक अगर मैं वर्क निकालूं तो ये P एक्सटर्नल डैश की वैल्यू है, Yes, sir. और ये चेंज इन सॉरी ये चेंज इन वॉल्यूम है। कौन सा? V1, ये वाला चेंज इन वॉल्यूम है। Yes, sir. तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मुझे एरिया मिलेगा वर्क वाला। Yes, sir. Yes, sir. अब मैं यहां से यहां वाला देखूं तो P इंटरनल इंटू चेंज इन वॉल्यूम, ये वाला वैल्यू P इंटरनल वाला है और ये चेंज इन वॉल्यूम है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये एरिया मिल जाएगा। Yes, sir. अब अब बताओ क्या कहना चाह रहा है ये, कब ज्यादा काम करना पड़ रहा हमको? और अगर irreversible. इनफाइनाइट स्टेप्स लेंगे अगर, तो फिर से टोटल एरिया अंडर द कर्व विल बिकम द वर्क डन। अगर हम रिवर्सिबल ले, अगर मान लो इसी को अगर 5 स्टेप में किए होते तो ये ऐसा दिखा होता, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, ऐसे दिखा होता। बढ़ रहा है ना ये? Yes, sir. तो अब और इनफाइनाइट स्टेप्स में होता अगर ये कंप्रेशन एक्सपेंशन, तो ये पूरा एरिया मिला होता रिवर्सिबल के केस में। Yes, sir. बताइए Yes, sir. अब क्या कंक्लूजन बोलोगे, मुझे बताओ। अब तुम खुद ही ग्राफ को देखकर बताओ भाई क्या ऑब्जर्वेशन हमको दिमाग में रखनी है। इन केस ऑफ एक्सपेंशन बताओ, वर्क रिवर्सिबल लिख दे और वर्क इरिवर्सिबल लिख दे, तो बीच में ग्रेटर देन, इक्वल्स या लेस देन क्या चीज का साइन लगाओगे? Greater than. So greater Huh? than. कौन सा? रिवर्सिबल इज ग्रेटर देन वर्क इरिवर्सिबल, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और कंप्रेशन था तो Irreversible greater than Reversible का ज्यादा reversible. sir. अब बताओ, रिवर्सिबली तुम कॉम्प्रेस हुए और रिवर्सिबली तुम एक्सपेंड हुए सेम पाथ से, तो वर्क की मैग्नीट्यूड सेम है या अलग अलग है? Same है sir. Same. मतलब हमने वही कहा था कि अगर रिवर्सिबल प्रोसेस होता और एक पाथ फिक्स कर दिए होते, तो सिस्टम ने अगर 2 जूल ऑफ एनर्जी यूज किया है तो सराउंडिंग उतनी ही एनर्जी यूज करके उसको वापस कर दिया होता, Yes, sir. हाँ. किया होता। लेकिन क्या ये इरिवर्सिबल में भी दिख रहा मुझे? No, sir. No, sir. इरिवर्सिबल में सराउंडिंग को ज्यादा ज्यादा करना। काम करना पड़ रहा है। Yes, sir. कंफ्यूज हो गए या कुछ क्लियरिटी हुई? हम नहीं कहेंगे 100%, लेकिन भैया 60-70% तो कुछ समझ में आया होगा। इस वीडियो को फिर से देखोगे तो और समझ में आएगा।
सर ये Yes, नहीं sir, एक समझा doubt है। ये कि सराउंडिंग वाला दोबारा बता दो। क्या 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 सराउंडिंग वाला। सराउंडिंग वाला, ये बताओ ये एरिया कौन सा एरिया है? अब बोलते जाओ फटाफट, माइक ऑन रखो अभी। ये कौन सा एरिया है? सर कंप्रेशन के वर्क का। कॉम्प्रेशन मतलब सराउंडिंग काम कर रहा है। यस सर, ये कौन सा एरिया है? जिसमें सिस्टम काम कर रहा है। सिस्टम काम कर रहा है। और दोनों केस में एक बार आपने V1 से V2 गए और दूसरा फिर V2 से V1 आए, यही हुआ है दोनों केस में। यस सर। तो बताओ जब यहां से यहां जाना था तो इतना वर्क करना पड़ा है सराउंडिंग को, कॉम्प्रेशन। और जब सिस्टम को धक्का मार के वापस आना था सेम में, तो इतना ही काम किया। हाँ सर। समझ में आ रहा? तभी यस बोलना, नहीं तो फिर दोबारा पूछ लो। जी Clear? सर, आ गया सर। आ गया। यस सर। अगर मैं ये कॉम्प्रेशन वाला रिवर्सिबल देखूं और ये एक्सपेंशन वाला रिवर्सिबल देखूं, तो आप दोनों में बिल्कुल एरिया सेम है, एरिया अंडर द कर्व। यस सर। इसका मतलब अगर रिवर्सिबल मैनर होता, इनफाइनाइट स्टेप्स में V1 से V2 आते और उसी पाथ से इनफाइनाइट में V2 से V1 गए होते, इनफाइनाइट स्टेप्स लेकर, तो आने जाने में दोनों में सेम वर्क करना पड़ रहा है या अलग अलग मैग्नीट्यूड है वर्क के? सेम Same. कर रहा है। तो इसलिए हमने बोला था कि रिवर्सिबल को हम लोग इजीली रिवर्स कर सकते हैं सेम एनर्जी लगाकर। अरे भैया कोई चीज टफ कब बोलते हो? जब ज्यादा एनर्जी लगाना पड़ता है तभी बोलते हो ना, बड़ा टफ है इसको रिवर्स करना। यस सर। तो यस ज्यादा कब लग रहा है सराउंडिंग को? ज्यादा कब, मतलब सराउंडिंग को ज्यादा काम करना कब पड़ रहा है जब रिवर्स करना हो प्रोसेस को? तो इरिवर्सिबली। इरिवर्सिबल में उसमें ज्यादा वर्क करना पड़ा। लेकिन याद रखना, पाथ क्या होना चाहिए? जिस पाथ से आया उसी पाथ से वापस होगा, तभी ये कंक्लूजन सही है। क्यों? क्योंकि वर्क क्या है? पाथ डिपेंडेंट है या स्टेट फंक्शन है? पार्ट डिपेंडेंट। डिपेंडेंट। पाथ डिपेंडेंट है। तो अगर एडियाबेटिकली V1 से V2 आया और एडियाबेटिकली ही V2 से V1 गया, रिवर्सिबल मैनर एंड इरिवर्सिबल मैनर, देन दीज थिंग्स आर वैलिड। आइसोथर्मली आया, आइसोथर्मली वापस गया। आइसोकोरिकली, सॉरी आइसोकोरिक में तो एक्सपेंशन कंप्रेशन होगा ही नहीं। आइसोबेरिकली आया, आइसोबेरिकली वापस गया, तभी ये जाकर वैलिड होगा। हाँ यस सर। मतलब आने जाने के लिए पाथ सेम रखना है या चेंज कर दोगे? सर सेम रखना है। सेम रखना है, तभी जाकर लिख लो दीज थिंग्स आर वैलिड इफ द पाथ इज सेम फॉर एक्सपेंशन एंड compression. These things are valid if the path is same for both expansion and compression. These things are valid if the path is same for expansion and compression. अगर कोई कहता है जी आइसोथर्मली आया, एडियाबेटिकली वापस चला गया, हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि वर्क तो पाथ पे डिपेंड करता है। अब एडियाबेटिक वाला वर्क देखना पड़ेगा, उसका ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। एडियाबेटिक का ग्राफ अलग होता है, आइसोथर्मल का ग्राफ अलग होता है, आइसोबेरिक का ग्राफ अलग होता है। तो ग्राफ अलग क्यों? ग्राफ अलग अलग होता है पीवी का भैया। अरे पीवी का ग्राफ अलग अलग क्यों होता है? क्योंकि सभी में डिपेंडेंसी सेम होती है, अलग अलग होती है। डिपेंडेंसी अलग होती है। पी और बी का वेरिएशन चेंज कर जाता है ना पाथ पर। यस सर, कंडीशनल तो कांस्टेंट। इसलिए ग्राफ, ये ग्राफ आपने गैसियस स्टेट में कब पढ़ा था? पी और वी का ग्राफ किस कंडीशन में पढ़ा था? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। बॉयल्स लॉ में पढ़े थे। यस सर, बॉयल्स लॉ में आपने टेम्परेचर। पढ़ा था जब एन एंड टी कांस्टेंट है तभी पी और वी जाके इनवर्सली Hyperbola. प्रोपोर्शनल है, या पीवी कांस्टेंट है, या दोनों का ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा। हाँ यस यस सर। सर। So Yes, this sir. is exclusively for isothermal condition for ideal gas. यस सर। I hope clarity हो रही होंगी। सर एक डाउट है बोल दो, प्लीज बोलो। सर। हम लोग जब कंप्रेस कर रहे हैं तो आइसोथर्मल है, तो सर टेम्परेचर तो चेंज किया नहीं, ना तो सर गैस का एनर्जी कांस्टेंट रहा। भैया ये बताओ, हमने जब बताया था तुम्हें, जब पढ़ा रहा था, कौन सा कांस्टेंट रहा? मतलब वर्क ऑफ सर काइनेटिक एनर्जी। वर्क ऑफ एक्सपेंशन कंप्रेशन होता है कि नहीं होता है? एक और चीज,
हाँ सर होता है। तो सर हम बोल रहे हैं कि जब एनर्जी कांस्टेंट रहा तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वर्क की और एनर्जी बदला ही नहीं? मतलब नहीं समझे हम क्या बोलना चाह रहे हो। सर वो फॉर्मूले में सर होता है ना 3 सर अगर बाई एक्सटर्नल फोर्स वर्क कर रहा है सिस्टम में तो एनर्जी चेंज होना चाहिए ना सिस्टम का। तो चेंज वर्क एनर्जी तो रिसीव कर ही रहा ही है। सर टेम्परेचर नहीं ना चेंज किया लेकिन। तो टेम्परेचर नहीं चेंज होने से क्या दिक्कत है। सर तो टेम्परेचर पर ही तो डिपेंड करता है काइनेटिक एनर्जी। सिर्फ काइनेटिक एनर्जी की बात क्यों कर रहे हो। काइनेटिक एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। काइनेटिक एनर्जी एक पार्ट है ना सिर्फ। रोटेशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी अभी कहाँ पढ़े हो। पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पढ़े हो। इंटरनल हाँ, एनर्जी नहीं पढ़े ना अभी हम लोग। तुम तो देखो एनर्जी क्या होता है। थर्मोडायनेमिक्स में दो टर्म पढ़ेंगे हम लोग, इंटरनल एनर्जी एंड इंथैल्पी, दो अलग अलग टर्म्स आते हैं। अब जब हम एक काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं तो उसका एक कारण एसोसिएट कर देते हैं कि ड्यू टू ट्रांसलेशनल मोशन। जब हम ड्यू टू थर्मल, जिसको हम टेम्परेचर से भी रिलेट कर लेते हैं, लेकिन ट्रांसलेशनल एनर्जी मतलब वेलोसिटी के कारण कुछ एनर्जी आ रही होगी। जब Yes, रोटेशन एनर्जी बात कर देते हैं तो रोटेशन वाला देखना स्टार्ट कर देते हैं। जब पोटेंशियल एनर्जी देखते हैं तो अट्रैक्टिव फोर्स के कारण जो डिस्टेंस अप डाउन करते हैं उसको देखना स्टार्ट कर देते हैं, राइट। यस सर। और जब इंटरनल एनर्जी बोलते हैं तो इन सारे एनर्जी को जोड़ देते हैं तो उसको इंटरनल एनर्जी कहते हैं। तो इंटरनल एनर्जी क्लस्टर्स ऑफ एनर्जी को कहते हैं। गेट द पॉइंट। यस सर। इंटरनल एनर्जी किसी एक कारण से एनर्जी की बात नहीं करते हैं, सारे कारण से जितने भी मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी स्टोर्ड होता है उन सब एनर्जी को जोड़ दो तो उस क्लस्टर्स ऑफ एनर्जी को इंटरनल एनर्जी कहा जाता है। क्योंकि एनर्जी जब आप बोलते हो तो एनर्जी अलग अलग कारण से स्टोर होता है। सभी कारण से जितनी भी कारण है उन सारे कारण से जितना भी एनर्जी आया होगा सबको जोड़कर, अब ये जोड़ भी तो एक एनर्जी है ना। तो जब इंटरनल एनर्जी कहते हो तो उसमें हम लोग आएंगे अभी थर्मोडायनेमिक्स में, तो वो ग्रुप ऑफ सम ऑफ ऑल द एनर्जीज है, इसलिए उसको एक नया टर्म दे दिया गया। क्लियर है। उस पर भी बात करेंगे हम लोग, चर्चा करेंगे। फाइन। एक चीज समझ नहीं आई, कौन सा। ये कि एक्सपेंशन में वर्क रिवर्सिबल ज्यादा क्यों रहेगा इरिवर्सिबल से? क्यों ज्यादा रहेगा मतलब मैथमेटिकली वॉच कर रहे हैं ना हम लोग। क्यों मतलब, अरे इस हाइपोथेसिस को जो P एक्सटर्नल इनटू चेंज इन वॉल्यूम वर्क का फॉर्मूला दिया गया है थर्मोडायनेमिक्स में, उसके अकॉर्डिंग हम ग्राफ से प्रेजेंट कर रहे हैं, मैथमेटिकली वेरीफाई कर रहे हैं इस चीजों को। एरिया वाइज जस्टिफाइड दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। यस। मैथमेटिकली ये दिख रहा है। अब आप बताओ, अगर मैं कैलकुलेशन भी करता हूं, नहीं सर हमको जो आपने फॉर्मूला बताया था उससे वेरीफाई करके देखो, दिखा दो, क्योंकि ग्राफ से तो मुझे दिख गया कि एरिया में फर्क आ रहा है, एरिया में फर्क मिलना स्टार्ट हो गया। लेकिन क्या ये हम फॉर्मूला लगाएंगे तब भी दिखेगा? बिल्कुल दिखेगा। अब फॉर्मूला लगा के हम बात करते हैं। जैसे अगर आपने मान लो, अगर आपने V1 से V2 आ गए, आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन हो गया, आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन हो गया और ये रिवर्सिबल हुआ, आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन और रिवर्सिबल हुआ। तो बताओ बच्चों फॉर्मूला क्या लगाए हैं हम आइसोथर्मल रिवर्सिबल के लिए, फटाफट। वर्क का क्या फॉर्मूला है आइसोथर्मल रिवर्सिबल के लिए? वर्क का फॉर्मूला सर माइनस nRT ln v2 by v1। So work is minus nr, let the temperature be T, nRT ln V2 over V1। अब फिर इसको क्या किए, आइसोथर्मली ही V2 से वापस इसको ले गए V1 पर, आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन कर दिए। पहले कंप्रेस किए और फिर एक्सपेंड कर दिए। अब बताओ, ये हो गया वर्क V1 से V2 का। अब बताओ वर्क V2 से V1 लिखने के लिए माइनस nRT ln V1 by V2 लिख दूं, फाइनल वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम, आया ना? हाँ यस सर। अब अगर दोनों को जोड़ दूं तो क्या जीरो आएगा कि नहीं आएगा, या दोनों की मैग्नीट्यूड सेम आएगी कि नहीं आएगी विद द रिवर्स साइन? क्या हम इसको लिख सकते हैं, इट इज nRT ln V2 by V1, माइनस को कंज्यूम कर दें तो ये रिवर्स कर दूं। हाँ यस यस यस। तो ये Same प्लस आएगा। nRT ln V2 by V1 हो गया, ये माइनस nRT ln V2 by V1 हो गया, यही है। अगर एक्सपेंशन है तो नेगेटिव वर्क है, कॉम्प्रेशन है तो पॉजिटिव। ये देखो पॉजिटिव आ रहा होगा, ये कॉम्प्रेस हो रहा है V2 अपॉन V1, तो V2 छोटा है ना V1 से,
हाँ यस सर, Yes. अरे V2 तो छोटा। इसका जो लॉग आएगा वो नेगेटिव में आएगा। यस सर। 1 से छोटा वैल्यू का लॉग लेते हो तो नेगेटिव में आता है, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। Yes, sir. और एक्सपेंशन है तो V1 बड़ा है V2 से, एक्सपेंशन है तो V1 बड़ा है V2 से। अगर ये बड़ा है ये छोटा है तो इसका लॉग पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव 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 नेगेटिव नेगेटिव, तो ये ठीक है वर्क सर। नेगेटिव आ रहा और ये वर्क पॉजिटिव आ रहा है अपने आप, और Yes. मैग्नीट्यूड सेम है बिल्कुल। यस सर। Yes. तो अगर जितना वर्क आने जाने में किया था पूरा एरिया, उतना ही जाने आने में वर्क की मैग्नीट्यूड दिखेगी आपको। Yes. यस सर। अब यही केस अगर मैथमेटिकली फॉर्मूला लगा दूं मैं, ये P इंटरनल था और बाहर हमने P एक्सटर्नल लगा दिया, और P एक्सटर्नल इज ग्रेटर देन P इंटरनल, ये वॉल्यूम V1 पर था। अब इसको तुमने कॉम्प्रेस करेंगे क्योंकि एक्सटर्नल बड़ा है, V2 पर आ गया, तो यहां पर वर्क V1 टू V2 ये है इरिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल कॉम्प्रेशन आइसोथर्मल। तो ये बताओ इरिवर्सिबल में क्या फॉर्मूला लगाने के बोला था, चाहे जो प्रोसेस हो सीधा क्या लगा देना, सर माइनस पी एक्सटर्नल Minus चेंज P इन वॉल्यूम। external data. माइनस P एक्सटर्नल इंटू चेंज इन वॉल्यूम। तो क्या मैं लिख दूं V1 से V2 आने में माइनस P एक्सटर्नल इंटू V2 माइनस V1 कर दूं। यस सर। नेक्स्ट सिचुएशन, अब आप आ चुके हो V2 पर, और जहां गैस का प्रेशर है P एक्सटर्नल, इसको वापस ले जाना चाहते हो तो बाहर का प्रेशर P इंटरनल के बराबर रख दूं। अरे बोलो ना भाई, इसको वापस लेना जाना चाहते हैं तो बाहर का प्रेशर कम करना पड़ेगा ना अब एक्सपेंशन में। हाँ. अब बताओ वर्क V2 से V1 के लिए क्या फॉर्मूला, क्या मैं लिख दूं माइनस P इंटरनल V1 माइनस V2? हाँ यस सर। Yes. लिख सकता हूं। नाउ व्हाट इज द सम ऑफ वर्क, ये अगर मैं इसको पॉजिटिव में लिख दूं, अगर मान लो पॉजिटिव कर देता हूं इसको, तो ये क्या आ जाएगा, P इंटरनल V2 माइनस या V1। इसको पॉजिटिव कर दो या इसको कोई एक कॉमन कर दो, इसको कॉमन कर दो, तो इसको अगर पॉजिटिव लिख देता हूं तो ये V1 माइनस V2 कर दूं ताकि ये Yes. कॉमन आ यस जाए। सर। तो वर्क नेट आना और जाना के लिए क्या लिखोगे, P एक्सटर्नल माइनस P इंटरनल इंटू V1 माइनस V2। Yes. तो बताओ क्या इसके जैसा जीरो आ रहा, नेट अगर जोड़ देता मैं यहाँ, अगर नेट जोड़ दिया होता तो क्या आता बताओ, सर जीरो ही आता। जीरो आता। क्या यहाँ जीरो आ रहा है? नो सर। नहीं, नहीं। क्योंकि P एक्सटर्नल की वैल्यू ज्यादा है P इंटरनल से। यस Yes. V1 बड़ा है V2 से, V1 बड़ा है V2 से, तो ये भी पॉजिटिव क्वांटिटी है, ये भी पॉजिटिव क्वांटिटी है, मतलब वर्क नेट पॉजिटिव आएगा। और वर्क अगर नेट पॉजिटिव आता है तो कौन नेट ज्यादा काम कर रहा होगा, सिस्टम या सराउंडिंग, उसको ये लाने वापस या ले जाने में। नेटवर्क पॉजिटिव मतलब कौन ज्यादा काम कर रहा है, सर ऐड करने पे ना Surrounding. सराउंडिंग काम कर रहा है। तो पॉजिटिव होता है ना, Yes. मतलब सराउंडिंग को Yes, ज्यादा करना पड़ रहा है। यस सर। यही ग्राफ से भी आपको दिखा था, और Yes. यही मैंने मैथमेटिकली भी शो किया। यस कुछ और क्लियरिटी बढ़ी है या और कंफ्यूज कर दिया मैंने आप लोग को? सर, ये नेट वाला नहीं बढ़ समझा गई। कैसे आया। क्या, कौन सा नेट? ये वर्क था यहां से यहां लाने के लिए, ये वर्क था यहां से यहां ले जाने के लिए, दोनों वर्क को जोड़ दिया मैंने तो ये आ गया। यस सर। तो क्या ये जीरो दिख रहा है, या P एक्सटर्नल P इंटरनल, P एक्सटर्नल बड़ा है P इंटरनल से तो ये पॉजिटिव है, यस सर। और V1 भी बड़ा है V2 से तो ये भी पॉजिटिव है। तो यस नेट सर। वर्क क्या दिख रहा है, जीरो दिखेगा या कुछ पॉजिटिव वैल्यू दिखेगा? पॉजिटिव वैल्यू। तो अगर नेट वर्क डन पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब सराउंडिंग ज्यादा काम कर रहा होगा सिस्टम से, तभी नेटवर्क Yes, डन sir. पॉजिटिव आ रहा है। और यहां पर दोनों को जोड़ोगे तो एक नेगेटिव वैल्यू आएगा तो एक पॉजिटिव वैल्यू आएगा, दोनों का वैल्यू की सेम है, ये भी ln V2 by V1 है, ये भी ln V2 by V1 है। टेम्परेचर तो दोनों में कांस्टेंट है, मोल्स तो कांस्टेंट ही है, तो दोनों को जोड़ोगे तो जीरो ही आएगा ना। यस सर। और पूछो क्या पूछना चाहते हो इसमें, बोलिए। ज्यादा कठिन हो गया क्या, दिक्कत आ गई?
कम पढ़ाऊं? नो सर, नो सर ठीक है। समझ में No, आ sir. रहा है या थोड़ा डाउन कर दूं? सर आ रहा है। नहीं सर आ रहा है। ठीक है, तो इसमें किसी और को क्वेश्चन पूछना है पूछ लो। मतलब ये सब क्या होता है ना, दिया नहीं रहता आपको समझाने के लिए बुक संग्रह में, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप सभी तरफ से देखो। आप जो हाइपोथेसिस बनाई गई है थर्मोडायनेमिक्स में, मैथमेटिकली जो बनाई गई है, उसका इन्फ्रेंस क्या होगा उसको दिमाग में रखना है। अब इसका समरी जो आपको दिमाग में रखनी है, फिर से बताना, आंसर तुम देते जाना कि समझे कि नहीं समझे। अगर रिवर्सिबल प्रोसेस है और पाथ सेम है तो आने जाने में वर्क सेम होगा या अलग अलग होगा? सेम। सर सेम होगा। और इरिवर्सिबल होता और पाथ सेम होता तो आने जाने में वर्क नेटवर्क जीरो होता, पॉजिटिव होता या नेगेटिव होता? पॉजिटिव होता। Positive. पॉजिटिव होता। क्या हम ये स्टेटमेंट कंफर्म दे सकते हैं अगर आने का पाथ कुछ और होता और जाने का पाथ अगर कुछ और होता तो? नो सर, तब अलग होता। आप लोग शांत हो गए क्यों भैया? वर्क पाथ पे डिपेंड करता है कि नहीं करता है? ये सर सर, करता यस है। सर, करता है। करता है। तो आने जाना सेम है तब तो कह दे रहे हैं, लेकिन आने में आइसोथर्मल हुआ, जाने में एडियाबेटिक हो गया, तब तो गलत हो गया। फिर अब एडियाबेटिक वाला वर्क देखना पड़ेगा। ये यस सर। सर। Yes. sir. लेकिन अगर एडियाबेटिकली आया और एडियाबेटिकली गया तो ये चीजें सही है। आइसोथर्मली आया, आइसोथर्मली वापस हुआ, तो ये चीजें वैलिड है। अगर आइसोथर्मली आया और एडियाबेटिकली गया तो हम नहीं कह सकते। क्लियर हूं मैं? यस सर। सेकेंड पॉइंट, वर्क अगर कॉम्प्रेशन हो रहा है, अगर कॉम्प्रेशन हो रहा है तो किस कंडीशन में सराउंडिंग को ज्यादा काम करना पड़ता है, रिवर्सिबल में या इरिवर्सिबल में? जल्दी बोलो। अगर कॉम्प्रेशन हो रहा है तो कब सराउंडिंग को ज्यादा काम करना पड़ता है? जब रिवर्सिबल जा रहा होगा सिस्टम कॉम्प्रेशन में या जब इरिवर्सिबल कॉम्प्रेशन हो रहा होगा? रिवर्सिबल। Reversible. Irreversible. पीट दूंगा पकड़ के अगर यहाँ गलती की है ना, तो पूरा क्वेश्चन का मतलब पूरा जो मेन क्वेश्चन ही खत्म हो जाएगा। कॉम्प्रेशन में कब वर्क ज्यादा करना पड़ रहा है सराउंडिंग को? Irreversible. Irreversible. रिवर्सिबल में भैया, ये जहम में बैठा लो, क्योंकि इसके बगैर थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। इसलिए इसको मैथमेटिकली भी दिखा रहा हूं, ग्राफ से भी दिखा रहा हूं, ताकि ये दिमाग में बैठ जाए। नहीं तो क्वेश्चन के आंसर नहीं आएंगे, आप फॉर्मूला ही नहीं अप्लाई कर पाओगे। फिर से एक्सपेंशन और एक्सपेंशन में सिस्टम को कब ज्यादा काम करना पड़ेगा, रिवर्सिबल में या इरिवर्सिबल में? Reversible. रिवर्सिबल में। रिवर्सिबल में ज्यादा काम करते हैं। तो हमेशा याद रखो कि रिवर्सिबल वर्क डन बाय सिस्टम इज ग्रेटर देन इरिवर्सिबल वर्क डन बाय सिस्टम। अगर मैं एक्सपेंशन कहता हूं तो बाय डिफॉल्ट, एक्सपेंशन कहता हूं तो बाय डिफॉल्ट वर्क बाय सिस्टम है, हाँ या Yes, ना? sir. यस सर, यस सर। और अगर कॉम्प्रेशन कहता हूं तो बाय Surrounding. डिफॉल्ट वर्क बाय सराउंडिंग है। यस सर, बैठ गया डीएनए आरएनए में? यस सर। तो उसको स्टार साइन लगाओ। इस पर बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। ये वाला स्टार साइन लगा दो, ये वाला स्टार साइन लगा दो, बिल्कुल ये वाला पार्ट स्टार साइन लगाओ। ये भले आप थोड़ा सा ग्राफ बनाने में चूक जाओ, ग्राफ बनाना आपको इजी नहीं लग रहा, थोड़ा मेमोराइज नहीं कर पा रहे हैं, छोड़ दो, लेकिन ये जो आउटकम है ये बड़ा इंपॉर्टेंट आउटकम है। ये याद रख लो, इसको दिमाग में भर दो इसको, सर ये क्योंकि ग्राफ से भी आता है क्वेश्चन। ग्राफ आएगा ना, ग्राफ बताऊंगा ना मैं, लेकिन आपको पीवी ग्राफ से भी क्वेश्चंस आते हैं, एडियाबेटिक ग्राफ से मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ग्राफ इनफैक्ट ग्राफ पे ज्यादा आता है एज कंपेयर टू न्यूमेरिकल से। तो क्यों मेहनत कर रहा हूं, ये कोई कारण है तभी ना। यस सर। Yes, sir. ग्राफ से ज्यादा क्वेश्चन आता है, चाहे नीट हो या जेई हो, ग्राफ से ज्यादा आएगा क्वेश्चन। तो ग्राफ को इसलिए ड्रॉ किया पहले मैंने, और उसके बाद आपको हमने मैथमेटिकली शो किया कि इस चीज को हम लोग मैथमेटिकली भी शो कर सकते हैं। क्लियर हो गया? ये पार्ट क्लियर हो गया। पाथ अगर सेम है तो आने जाने में नेटवर्क डन जीरो। यस सर।
सभी केस में, या रिवर्सिबल होता तो? रिवर्सिबल में सर रिवर्सिबल रिवर्सिबल होता और आने जाने में पाथ सेम Same रहता है। सेम नेट वर्क डन पॉजिटिव होता। कब? क्या हमेशा इरिवर्सिबल में? नो सर, नहीं। कब करोगे कि जब आने जाने के लिए पाथ भी सेम होगा। सेम होता। अगर नहीं होता तो हम कोई स्टेटमेंट नहीं देंगे यहां पर, क्योंकि पाथ पर डिपेंड करता है वर्क। सो पाथ इज सॉरी वर्क इज पाथ डिपेंडेंट क्वांटिटी। चलो, ये बहुत बड़ा लोड गया। अगर समझ में आ गया होगा, या एक बार रिवीजन कीजिए इन चीजों को। अगर समझ में आ गया तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है। क्यों बार बार बोल रहा हूं? क्योंकि 90% क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होता है, इसलिए बोल रहा हूं। 90% ऑफ द क्वेश्चन इज गोइंग टू बी बेस्ड ओवर दैट। क्या होता है, 4 या 5 क्वेश्चंस आते हैं, तो उसमें से 2-4 क्वेश्चन आ गए तो 2 थर्मोडायनेमिक्स से आ जाएगा और 2 थर्मोकेमिस्ट्री से आ जाएगा। इसी चीज को जब हम अप्लाई करेंगे केमिकल रिएक्शन में तो उसको थर्मोकेमिस्ट्री कहना स्टार्ट करते हैं। तो इन्हीं चीजों को अभी थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हो, उसकी हाइपोथेसिस पढ़ रहे हो, इक्वेशंस पढ़ रहे हो, थॉट पढ़ रहे हो, उस थॉट पर इक्वेशंस क्या क्या डिराइव हुआ, कंडीशंस क्या क्या रखा गया, उस कंडीशंस को मेमोराइज करोगे अभी। और फिर उसी कंडीशंस को जब केमिस्ट्री में अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे तो ये थर्मोकेमिस्ट्री कहलाना स्टार्ट करेगा। सो 2 पार्ट है, एनसीईआरटी में एक साथ दिया हुआ है, बट बेसिकली इट्स अ 2 डिफरेंट चैप्टर्स। नाउ नेक्स्ट इज इंटरनल एनर्जी। भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट, इंटरनल एनर्जी। सो एनर्जी 2 तरीके से फाइंड किया जाता है। अब एनर्जी को भी कैटेगराइज करेंगे हम लोग। एनर्जी जैसे आप पहले तो पढ़े हो, काइनेटिक एनर्जी, रोटेशन एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। जब अगर सारे एनर्जी को देखें, अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करूं तो बोलेंगे दिस इज ड्यू टू ट्रांसलेशनल मोशन, हाँ या ना? यस सर। ये ट्रांसलेशनल मोशन के कारण आ रहा होगा काइनेटिक एनर्जी। अगर मैं रोटेशनल एनर्जी की बात करूं तो रोटेशन एनर्जी में आप एक एक्सिस को फिक्स, सेंटर फिक्स कर देते हो और इस एक्सिस के अलोंग ये रोटेट कर रहा है मास, तो वी हैव द रोटेशनल एनर्जी। यस तो ड्यू टू रोटेशन अगर कुछ है तो उसमें रोटेशनल एनर्जी आ जाता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, होता है ना? अरे ये पढ़ लियोगे, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर तो पढ़ लियोगे। पॉइंट मास के लिए रोटेशनल एनर्जी क्या लिया जाता है? पॉइंट मास के लिए रोटेशनल एनर्जी क्या लिया जाता है? क्या कंसीडर करते हो या इग्नोर मार देते हो उसको? सर इग्नोर। अरे आई नहीं फाइंड कर पाओगे ना जी। यस सर। डीएम आर स्क्वायर तो कैसे कर लेंगे ना। पॉइंट मास के लिए आप इग्नोर करते हो कि नहीं करते हो? यस सर करते हैं। सर रोटेशनल एनर्जी तो पॉइंट मास को ही तो इंटीग्रेट करके आया है। पॉइंट मास के लिए फाइंड करते होगे या उसको इग्नोर मार देते होगे? राइट। नो पॉइंट सर, हम बोल रहे हैं कि उसी को तो इंटीग्रेट करके आया है रोटेशनल एनर्जी ना, से इग्नोर कहाँ करते हैं हम लोग। पॉइंट मास को? हाँ सर। क्या बातें कर रहे हो आप? एक मास लेते होगे ना, पॉइंट मतलब समझ रहे हो? पॉइंट मास का मतलब कि जो एक्सिस पर ही वो मास बैठा हुआ है। हाँ सर, तब जीरो। यस तब जीरो। पॉइंट मास का मतलब क्या हुआ यार? अगर एक लाइन ड्रॉ कर रहे हो, इस ये पॉइंट से ही बने हुए ना, उसी पॉइंट का मास है, तो क्या बोल लोगे इसका रोटेशनल एनर्जी आई कहां से निकाल लोगे? हाँ सर, नहीं निकले। इस एक्सिस से कुछ मास डिस्टेंस पे दिखना चाहिए ना। यस सर। सर आर छोटा हो जाए। एनर्जी निकालते होगे। यस सर। तो रोटेशनल एनर्जी ड्यू टू रोटेशनल मोशन के कारण आता होगा। तो जैसे अगर O2 गैस है, ऑक्सीजन गैस है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सो ऑक्सीजन के केस में हो सकता है ये पूरा O2 कुछ स्पीड से भागता है। ये तो आपने मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में पढ़ लिया है, उसकी स्पीड रेंज होती है, और स्पीड है तो काइनेटिक एनर्जी है। लेकिन ये भी होता है कि O बॉन्डेड विद द O, दिस इज द मास M एंड M, ये एक्सिस हो गया और इसके अलोंग ये रोटेट कभी कर रहा होगा लाइक दिस। ये अगर O2 है, मास जुड़ा हुआ है, ये तो c वेलोसिटी से पूरा मॉलिक्यूल तो भाग ही रहा है, प्लस ये अपने एक्सिस पर रोटेट भी कर सकता है। यस सर। तो इसके Yes. कारण मॉलिक्यूल्स के अंदर रोटेशनल एनर्जी भी आ सकता है। यस सर। यस सर। दूसरा, अगर हम कंटेनर के अंदर हमने O2 मॉलिक्यूल रखा है
और 40 डिग्री सेल्सियस पे रखा हूं, तो बताओ क्या हर पॉइंट पर O2 को सेम टेम्परेचर मिल रहा होगा या एवरेज में 40 मिल रहा होगा? Average. एवरेज में मिलो। तो कुछ जगह 40 से ज्यादा भी मिल रहा होगा, 40 से कम भी मिल रहा होगा। यस हाँ, सर, सर। एवरेज Yes, है। sir. अब अगर इसको हाई टेम्परेचर जोन में भेजोगे तो बॉन्ड वीक हो जाएगा। Yes, Yes, sir. Yes, sir. तो हो सकता है ये एक्सपेंड कर जाए बॉन्ड लेंथ, यस Yes, sir. और लो टेम्परेचर पे ले जाओगे तो ये बॉन्ड लेंथ घट जाए। Yes, sir. Yes, sir. इसका मतलब जब ये हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर के बीच घूमता है तो ये दोनों मास एक दूसरे के रेस्पेक्ट से भी वेलोसिटी v से घूमता होगा, तो उसको वाइब्रेशनल कहेंगे। यस अरे सर। भैया, वाइब्रेशनल में क्या होता है? क्या सेंटर चेंज करता है? क्या सेंटर मूव करता है या दो मास एक दूसरे के रिस्पेक्ट से मूव करता है? सर एक दूसरे के रेस्पेक्ट से। दैट इज वाइब्रेशनल एनर्जी। इन केस sir. ऑफ रोटेशन क्या सेंटर मूव करता है या अलोंग द एक्सिस वो सेंटर फिक्स करके मूव करना स्टार्ट करता है? So along the axis. तो ये रोटेशनल हो जाता है। ये पूरे का मॉलिक्यूल का पूरे ग्रुप का सेंटर चेंज हो रहा है तो ये Translation. यही तीन कारण होती है मूवमेंट की। तो यू कैन हैव द अनदर एनर्जी एसोसिएशन, दैट इज अ वाइब्रेशनल एनर्जी। हाँ या ना? हाँ सर। Yes, sir. वाइब्रेशनल एनर्जी भी आ सकता है, जैसे CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये डिफरेंट टेम्परेचर जोन में मूव कराओगे तो ये बॉन्ड वीक होगा, स्ट्रांग होगा, तो ये दो मास एक दूसरे के नजदीक आएगा या एक दूसरे से दूर जाएगा। Yes, sir. यस सर। बट ये बड़ा मिनिमम होता है, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा प्रॉम्प्ट होता है, क्यों बहुत ज्यादा हाईलाइटेड होता है, क्योंकि बॉन्ड स्ट्रांग होती हैं। जब तक कि ये बहुत हाई टेम्परेचर जोन में नहीं जाए तब तक बॉन्ड बहुत वीक नहीं होता है और वाइब्रेट नहीं करता। बट देयर कैन बी वाइब्रेशनल एनर्जी ऑल्सो। और मॉलिक्यूल के अंदर भैया इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, तो ई इलेक्ट्रॉनिक भी हो रहा होगा इसके अंदर एनर्जी। क्या क्या कारण से इसके पास एनर्जी हो सकता है? एक तो v वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, ट्रांसलेट कर रहा होगा, रोटेट भी कर सकता है, वाइब्रेट भी कर सकता है। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी है तो उसके पास भी एनर्जी होगी। हाँ या ना? यस सर। होगा। Yes, ये sir. सारे एनर्जी जुड़े होंगे एक मॉलिक्यूल्स के साथ। तीसरा पार्ट पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू मास। भाई पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू मास एंड पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू चार्ज, दो चीजें होती हैं। अगर दो मास को नजदीक या दूर ले जाओ तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज होती है, बिकॉज यू आर डूइंग वर्क अगेंस्ट द फोर्स और टुवर्ड्स द फोर्स, टुवर्ड इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स और अवे फ्रॉम द फोर्स। Yes, sir. यस सर। अरे भाई, धरती से कोई मास को ऊपर नीचे ले जाते हो तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज होती है ना, Yes, Yes, sir. यस sir. सर। तो Yes, इसको sir. पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू मास कहते हैं। तो इसमें बताओ, अगर दो O2 मॉलिक्यूल है, ये O2 है, ये भी O2 है, अगर मैं इसको कॉम्प्रेस करना स्टार्ट करूं या एक्सपेंड करना, मान लो इसको कॉम्प्रेस करना स्टार्ट करूं तो छोटी वॉल्यूम में O2 को ला दूंगा। हाँ या ना? Yes, sir. Yes, कॉम्प्रेस sir. करूंगा तो O2 नजदीक आ जाएगा और एक्सपेंड करूंगा तो O2 एक दूसरे से दूर चला जाएगा। मतलब दो मास को हम नजदीक और दूर ले जाते हैं जब एक्सपेंशन कॉम्प्रेशन करते हैं तो। और Yes, अगर sir. Yes, sir. मास है तो इनके बीच अट्रैक्टिव फोर्स है। Yes, sir. तो मतलब अगर हम दो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को एक्सपेंशन करेंगे तो दूर जाएंगे, कॉम्प्रेस करेंगे तो नजदीक आएंगे, तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगा ड्यू टू एक्सपेंशन कॉम्प्रेशन। यस सर। Yes, 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 sir. sir. क्या ये आइडियल गैस में भी होगा? नहीं सर, नहीं होगा। बहुत बढ़िया। क्यों नहीं होगा? सर सर फोर्स इग्नोर नहीं कर मानते देते हैं। हैं। Hold क्योंकि आइडियल गैस में दो मास के बीच में कोई अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स कंसीडर। कंसीडर नहीं करते नहीं आप। करते. नहीं नहीं करते. करते. तो अब एक फाइनल स्टेटमेंट, एक और क्वेश्चन बन रहा है इससे, क्या आइडियल गैस में एक्सपेंशन और कॉम्प्रेशन के कारण क्या पोटेंशियल एनर्जी चेंज करेगा? नहीं करेगा। अरे बोलो ना यार, हाँ या ना, कुछ भी बोल लो। नो सर। नहीं करेगा नहीं सर। नहीं, क्यों नहीं करेगा? सर फोर्स को इग्नोर मारते हैं। क्योंकि हम लोग अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स को इग्नोर मार दिया जाता है आइडियल गैस में, लेकिन रियल गैस होता तो होता। तो पोटेंशियल एनर्जी एक्सपेंशन और कॉम्प्रेशन मतलब वॉल्यूम चेंज के साथ इस गैस मॉलिक्यूल की पोटेंशियल एनर्जी चेंज होती। Yes, sir.
लेकिन आइडियल गैस है तो आइडियल गैस में पोटेंशियल एनर्जी चेंज नहीं करेगा एक्सपेंशन और कंप्रेशन के कारण, क्योंकि आइडियल गैस में एक्सपेंशन और कंप्रेशन में आइडियल गैस में रिपल्सिव फोर्स और अट्रैक्टिव फोर्स को कंसीडर नहीं किया जाता है। यस सर। अरे बैठ Yes. गया डीएनए आरएनए में, बैठ गया, ये हैप्पी बर्थडे हो गया, बैठ गया सर। बैठ गया। तो अब आपको अगर किसी मॉलिक्यूल की एनर्जी निकालनी हो तो मैं एनर्जी उसके सारे कारण से जो एनर्जी आ रहा होगा सबको जोड़ देता हूं तो उसका नेट एनर्जी कंटेंट मिल जाएगा हमें। यस सर। मिलेगा। अब बताओ इस पेन का अगर मुझे इंटरनल एनर्जी, अगर एनर्जी फाइंड करना होता कि इसमें टोटल एनर्जी कितनी है, तो मैं कहता भैया ये एटम मॉलिक्यूल से बना है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होता, बॉन्ड्स हैं तो बॉन्ड एनर्जी होता, और इसमें रिलेटिव मोशन तो होता नहीं, तो ट्रांसलेशनल एनर्जी लेंगे नहीं, रोटेशनल लेंगे नहीं, वाइब्रेशन लेंगे नहीं, लेकिन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की एनर्जी तो होती। यस सर। यस सर। होती, और बॉन्ड एनर्जी भी होता, लैटिस एनर्जी जो एक सॉलिड बना उसकी एनर्जी होती। यस सर। एक और होता, यस सर। इसका टोटल मास अर्थ से h हाइट पर है, पोटेंशियल। तो इस मास, इस ओवरऑल मास के कारण पोटेंशियल एनर्जी भी आता। यस सर। क्या हर मॉलिक्यूल पर हम g की इफेक्ट लेते हैं या ओवरऑल मास पे g का इफेक्ट कंसीडर कर रहे हैं? सर ओवरऑल ओवरऑल मास के वजह से कंसीडर कर रहे हैं ना। क्या हर मॉलिक्यूल का स्मॉल m में सॉरी ये बताओ, अगर पॉइंट मास है गैस में, आप g का इफेक्ट लेते हो? नहीं सर। नहीं No, लेते, sir. क्योंकि पॉइंट मास है g mm/r², m बहुत ही छोटा है तो अट्रैक्टिव मतलब पोटेंशियल एनर्जी को खत्म कर देते हो। हाँ यस। तो आप जब इस पेन की पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करते हो तो आप एटॉमिक लेवल पे जाके जोड़ते हो या ओवरऑल मास के वजह से जोड़ते हो पोटेंशियल एनर्जी? ओवरऑल मास। ओवरऑल मास। अब यहाँ दो कैटेगराइजेशन हो गई एनर्जी की। एक टर्म कहलाएगा इंथैल्पी, ये भी क्लस्टर्स ऑफ एनर्जी होते हैं, और एक टर्म आएगा इंटरनल एनर्जी। मतलब अगर हम सिर्फ मॉलिक्यूलर लेवल पे जाके एनर्जी को जोड़ रहे हैं, सिर्फ मॉलिक्यूलर लेवल पे जाके एनर्जी को जोड़ रहे हैं तो उसको इंटरनल एनर्जी कहते हैं। अरे समझ में आ रहा है क्या बोला मैंने? और अगर मैक्रोस्कोपिक लेवल पर, बड़े लेवल पर भी जो एनर्जी है उसको भी जोड़ ले, जैसे mgh, तो उसको जोड़ लेंगे इंटरनल एनर्जी के साथ, तो उसको आप इंथैल्पी कहेंगे। समझ में आया? यस सर। यस सर। सर तो काइनेटिक एनर्जी इंटरनल वाली होगी ना? इंथैल्पी में तो सब घुस गया ना। हाँ सर, इंटरनल के लिए बोल रहा हूँ। हाँ, इंटरनल के लिए मॉलिक्यूलर लेवल पे बात करोगे हाँ यस सर। तो मॉलिक्यूलर लेवल पर एक मॉलिक्यूल ट्रांसलेट भी कर रहा होगा, रोटेट भी कर सकता है, वाइब्रेट भी कर सकता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी हो सकता है, तो सारे एनर्जी जोड़ लोगे यस सर। हाँ तो उसको हम इंटरनल एनर्जी कह देंगे। अगर गैस का सिस्टम की बात करें, मान लो कि अगर इसके अंदर ऑक्सीजन गैस है, O2 गैस है, CO2 गैस है, N2 गैस है, हम कहते हैं भैया इसका इंटरनल एनर्जी फाइंड करो। हम एक CO2 पर चले जाएंगे, जितने भी टर्म्स हो सकते हैं, वेलोसिटी v से जा रहा है, वाइब्रेट हो सकता है, रोटेट कर रहा होगा, सारे एनर्जी जोड़ देंगे, O2 का भी जोड़ देंगे, N2 का भी जोड़ देंगे, और सब एनर्जी को जोड़ देंगे, तो उसको टर्म को हम लोग कह देंगे इंटरनल एनर्जी। एनर्जी। अब कहता है इंथैल्पी बताओ मेरे को। हम कहेंगे कि ये सारे गैस मिलकर कुछ ओवरऑल प्रेशर और ओवरऑल वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रखा है। हाँ यस सर। तो इस पूरे गैस का टोटल प्रेशर को टोटल वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूं तो पीवी भी तो एनर्जी है या नहीं है? हाँ पी। यस सर। यस सर। तो अगर इस मॉलिक्यूलर लेवल पे जो एनर्जी था उसको जोड़ दिया, ओवरऑल प्रेशर और वॉल्यूम के कारण जो एनर्जी था उसको भी जोड़ दिया, तो अब क्या बोलूंगा इसको? एंथैल्पी। इंथैल्पी बोल दूंगा। और सिर्फ मॉलिक्यूलर लेवल पे एनर्जी सारा जोड़ा हूं तो क्या बोलूंगा? इंटरनल। इंटरनल एनर्जी। मतलब इंटरनल एनर्जी माइक्रोस्कोपिक लेवल पर कैलकुलेट किया जाता है और इंथैल्पी मैक्रोस्कोपिक लेवल पर देखा जाता है, वाइड रेंज में देखा जाता है। यस सर। यस क्यों सर। देखा जाता है? क्योंकि अगर तुम इसकी पोटेंशियल एनर्जी हर मॉलिक्यूल पर mgh लगाओगे तो क्या वो मिलेगा तुमको? नो सर। लेकिन ओवरऑल मास पे लगाओगे तो यस सर तब Yes, मिलेगा। sir. वो दिखेगा।
तो आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पर mgh लगाना चाहोगे या ओवरऑल मास पर mgh लगाना चाहोगे? ओवरऑल मास पे। ओवरऑल मास पे। तो ओवरऑल मास वाला भी जोड़ दो, तो पूरे इंटरनल जोड़ दो, ओवरऑल मास वाला भी जोड़ दो, तो क्या बोलेंगे अब इसको? टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी मतलब इंथैल्पी। अभी और भी एनर्जी का नामकरण होगा, गिब्स फ्री एनर्जी, फ्री एनर्जी, बाउंडेड एनर्जी, अनबाउंडेड एनर्जी, बहुत सारे एनर्जी की कैटेगराइजेशन की जाएगी। अभी तक जो आप एनर्जी पढ़ रहे थे, एक कारण एक नाम, यही पढ़ रहे थे। काइनेटिक एनर्जी, कारण इज मूवमेंट, मोशन। रोटेशनल एनर्जी, कारण इज रोटेशन। अब इस सारे एनर्जी को क्लस्टर्स ऑफ एनर्जी मिलाकर भी एक टर्म होनी चाहिए। यस सर। तो ये सारे एनर्जी को जोड़कर भी दो पार्ट आ गया। एक भैया मॉलिक्यूलर लेवल पे सारे एनर्जी जोड़ लो, और एक मैक्रोस्कोपिक लेवल पर एनर्जी को जोड़ लो, तो दो नाम आ गया, इंटरनल एनर्जी एंड इंथैल्पी। यस सर। टाइम। अरे बोलो, समझ में आया कुछ? हाँ सर आया। Yes, sir. डिफरेंस क्लियर हो गया, दिमाग में थोड़ा बैठा? इंटरनल एनर्जी और इंथैल्पी में अंतर क्या है? हाँ यस सर। जब हम Yes, टर्म sir. बताते हैं काइनेटिक एनर्जी, जब टर्म बताते हैं रोटेशन एनर्जी, वाइब्रेशन एनर्जी, और जब टर्म बोलते हैं इंटरनल एनर्जी, तब भी अंतर मालूम होगा। इंटरनल एनर्जी इन सभी के सम सबको को बोल मिला के। देते हैं, क्लस्टर्स को बोलते हैं। Yes, sir. चलो ठीक है भैया, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सर ओके तो बाय। दोनों में बड़ा कौन होता है? एंथैल्पी। अरे आप बताओ यार, कौन बड़ा होगा? ये क्या मतलब है? कौन सा बड़ा होगा? एंथैल्पी। Enthalpy. अरे उसमें और भी एनर्जी जुड़ रहे हैं ना। Yes, sir. इंटरनल तो था सर ही। तो पीवी में तो वी बहुत छोटा होता है ना। क्या होता है? वो पीवी वाला जो वर्क कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग, मतलब एनर्जी कैलकुलेट कर रहे हैं, तो वहाँ पे तो वी का वैल्यू छोटा होगा, तो एनर्जी भी छोटा होना चाहिए। अच्छा, तो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी बहुत बड़ा होता है? हाँ? नहीं सर, मतलब इंटरनल के कंपैरिजन में। क्यों ऐसा क्यों बोल गए? कौन बोल रहा है? ओवरऑल प्रेशर और वॉल्यूम छोटा कैसे होता है? ये कहां से कॉन्सेप्ट आया? सर ऐसे ही सोच रहा था मैं। नहीं, अगर 1 atm प्रेशर भी है बच्चे, तो जानते हो कितना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है? 1.01 into 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इट्स अ वेरी ह्यूज प्रेशर। और 1 लीटर होता तो 10⁻³ मीटर क्यूब। तो अगर 1.01 into 10⁵ को 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर भी दिए होते, तब भी 10⁻² बचा होता। तो ये Yes, छोटा sir. क्यों दिमाग में आया, ये बताओ मेरे को थोड़ा सा। सर वहाँ पे इंटरनल में सब मिला के था, तो फिर लगा कि बड़ा होना अच्छा, चाहिए। मतलब वो बड़ा क्लस्टर है, यही बोल रहे हो? यस सर। तो इंथैल्पी के अंदर इंटरनल इंक्लूडेड है या एक्सक्लूडेड है? इंथैल्पी के अंदर इंटरनल एनर्जी आता है या वो अलग है? सर आता है। अंदर है। आता आता है। अंदर आता है ना वो। अच्छा सर, फिर तो डाउट नहीं। तो कई केसेस ऐसे आएंगे जहां पर आपने मतलब ये इंटरनल एनर्जी तो इंथैल्पी का पार्ट हो गया ना। फाइन, Yes. चलो बढ़िया। सर एक डाउट था। बोल दो। सर जब गैस मॉलिक्यूल्स कोलाइड करते हैं कंटेनर के वॉल के साथ, तो सर एनर्जी तो लूज करता होगा ना गैस? भाई अगर आइडियल गैस है तो हम लोग मान के चलते हैं कि दिस इज इलास्टिक कोलिजन। सर अगर रियल होगा तो? रियल होंगे तो डिस्ट्रीब्यूट करता है, एनर्जी लॉस भी होती है। तो सर तो अगर ऐसा होता तो टायर में हवा भरते और टायर के अंदर कोलाइड कर करके सारा एनर्जी खत्म करते, थोड़ा देर बाद टायर पंचर हो जाता, नहीं? हाँ सर। हाँ, हाँ सर। तो लॉस दिखता है क्या ऑब्जर्वेबल? नहीं सर। तो आइडियली वी डोंट कंसीडर, इलास्टिक कोलिजन मान के चलते हैं। बट हाँ, अब आप फिजिक्स में तो पढ़ते हो ना, दो सेम मास का टकरा गया तो सेम वेलोसिटी से जा सकता, एक्सचेंज करता है ना एनर्जी, कि नहीं करता है? यस सर। आपको मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में क्या पढ़ाया था कि किसी एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की वेलोसिटी मेंटेन होती है या फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग सेम एनर्जी इज मेंटेन्ड? फ्रैक्शन। फ्रैक्शन। तो क्या किसी एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का वेलोसिटी चेंज करता है कि नहीं करता है? करता है। करता तो है। फिर मैं तो लेके चल रहे हैं ना हम लोग, बोलो। Yes, ये तो पढ़ चुके हैं ना हम लोग। लेकिन फ्रैक्शन नहीं चेंज करता है,
और आइडियली हम लोग मान के चलते हैं कि वो इलास्टिक कोलिजन है, लेकिन मान के चलते हैं, बार बार बोल रहा हूं मैं, दिस इज नॉट द एक्चुअल केस। फॉर द आइडियल वी एज्यूम इट। चेंज तो करता ही है, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी तो होता ही है। अच्छा सर, अगर हम एक गैस कंटेनर को इनफाइनाइट टाइम के लिए रख दें तो सर उसमें काइनेटिक एनर्जी तो 0 हो जाना चाहिए तब। काइनेटिक एनर्जी सर, काइनेटिक एनर्जी तो कम होते जाता है ना धीरे धीरे, जैसे जैसे वो वॉल से कोलाइड करता है। बाहर पास करेगा तब ना। हाँ सर, तो सराउंडिंग में कर रहा है ना पास। टेम्परेचर मेंटेन्ड है, टेम्परेचर मेंटेन्ड है, तो आपको क्या लगता है अगर टेम्परेचर मेंटेन्ड है, एक गिवन टेम्परेचर पर फ्रैक्शन मेंटेन होता है कि नहीं होता है? हाँ सर। आइडियली बोलो। अब तुम टेम्परेचर ही गायब कर दोगे, ठंडा कर दोगे, क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे ला दोगे, तब तो लिक्विफाई हो जाएगा ना। नहीं सर, वो हम बात नहीं कर रहे हैं सर, टेम्परेचर मेंटेन करने पर भी तो काइनेटिक एनर्जी लूज करेगा ना। अगर वो लॉस कर रहा है कि वॉल से टकरा रहा है और अपनी एनर्जी वॉल को भेज रहा है, हाँ सर, वही बात कर रहा हूं। तब होगा, क्यों नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो सर इनफाइनाइट टाइम तक रखेंगे। इनइलास्टिक कोलिजन में क्या वो अगर बाउंस करता है बॉल तो क्या उसकी एनर्जी सेम रहती है? नहीं सर, अलग रहता है, चेंज करता है। हम लोग मान के चलते हैं कि इनइलास्टिक कोलिजन, क्योंकि काइनेटिक गैस थ्योरी पढ़ाते वक्त पहला टर्म हमने बोला था कि व्हाट आर द एजम्पशन, पहले एजम्पशन पे ध्यान दे दो। क्लियर? टाइम हो गया है। हाई एक्चुअल में जाओगे तो एनर्जी लॉस होती होंगी ना। हाँ सर, होता है। बिल्कुल। तो इनफाइनाइट टाइम के रख दो तो हो सकता है 0 हो जाए। तब तो सर गैस तो गैस रहा ही नहीं ना, तो लिक्विड में चला गया, लेकिन अरे उसे एनर्जी दे दिया दूसरे को ना। हाँ सर, दे दिया। तो सर जब वॉल को नहीं दे दिया, सराउंडिंग को दे दिया ना। हाँ, सराउंडिंग को दे दिया, तो उस केस में उसने एनर्जी लॉस कर लिया ना। हाँ सर, कर लिया। तो आप फ्रिज क्या करता है? फ्रिज क्या करता है? वो थर्मल एनर्जी खींच लेता है। ये क्या कर रहा है? टकरा टकरा के एनर्जी पास कर दे रहा है, तब भी वही होगा। हाँ सर। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आई होप आपसे आज से आप अपने डिसिप्लिन और बढ़िया कर दोगे और स्ट्रिक्ट रूल के अंडर आ जाओगे। और प्लीज मेंटेन दैट स्ट्रिक्ट रूल फॉर सक्सेस के लिए डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो डिसिप्लिन एक वर्ड हमेशा दिमाग में घुमाते रहो, और चाहोगे तो कोई भी चीज अचीव कर सकते हो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू सर।